हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 7 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट और यूपी SI लेखपाल वीडियो यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैमी अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में जेम पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर रहा? तो जो उत्तर प्रदेश है ये पहले स्थान पर रहा है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मार्च मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन उपलब्ध के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस लॉन्च की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्री राम चौलिया द्वारा लिखित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता? तो ये खिताब जीता है इगा स्वितेक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की? तो ये जो वेबसाइट है ये लॉन्च की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया? तो ये जो कवि रिचर्ड हावर्ड थे ये अमेरिका के थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर ओर्बन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार जीत दर्ज की? तो जो विक्टर ओर्बन है ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने, कहाँ के? तो ध्यान रखना है हंगरी के। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क होगा ये लखनऊ में बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। PM मित्र योजना के तहत, ध्यान रखना है, PM मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई के बीच 1000 एकड़ जमीन पर उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में बनेगा। इस पार्क से 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। PM मित्र योजना के तहत देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इस मेगा पार्क में एक ही स्थान पर वस्त्र उद्योग से संबंधित बुनाई, कढ़ाई, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान बनाने का काम बुनकरों की तरफ से किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो टेक्सटाइल पार्क क्या होता है? तो दोस्तों कपड़ों का जो उद्योग होता है, कपड़ों की जो फैक्ट्री होती है जहां पर कपड़े बनाने का काम होता है तो उसको कहते हैं टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पार्क है उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है ये अपने आप में पहला क्यों है? क्योंकि ये मेगा टेक्सटाइल पार्क है, यानी उत्तर प्रदेश में अगर वैसे देखा जाए तो कई सारे टेक्सटाइल उद्योग के हब हैं। कहाँ पर हैं? जैसे कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। लेकिन यहाँ पर क्या है
कि सारे काम जो है वो एक ही जगह पर नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो ये लखनऊ में बनाया जाएगा मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये अपने आप में पहला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कपड़े से संबंधित जितने भी काम होंगे वो यहीं पर किए जाएंगे। यानी वस्त्र उद्योग से संबंधित बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, छपाई से लेकर के कपड़े बनाने तक का जो काम है वो बुनकरों की तरफ से यहीं पर एक ही स्थान पर किया जाएगा। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनेगा, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने संस्थान को कितने करोड़ रुपए का दान दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 करोड़ रुपए का। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कौन, राकेश गंगवाल, जो कि IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं, और ये हैं IIT कानपुर के निदेशक हैं, ये प्रोफेसर अभय करंदीकर। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन है, ये IIT कानपुर जो संस्थान है इसके डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। IIT कानपुर के पूर्व छात्र और इंडिगो एयरलाइंस के को फाउंडर हैं राकेश गंगवाल। इन्होंने संस्थान को अब तक का सबसे बड़ा निजी दान दिया है। राकेश गंगवाल ने IIT में बनने वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए 100 करोड़ की धनराशि दान में दी है, और स्कूल के सलाहकार बोर्ड में भी ये शामिल होंगे। अब दोस्तों ये अपने आप में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि संस्थान को, IIT कानपुर जो संस्थान है, इसे किसी भी पूर्व छात्र द्वारा दान में दी गई ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है, इसलिए इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। राकेश गंगवाल है, इन्होंने 100 करोड़ की धनराशि जो है वो दान में दी है। स्कूल 2 चरणों में बनकर तैयार होगा। परियोजना के पहले चरण में 500 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करना शामिल होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में इंडिगो एयरलाइंस के ये को फाउंडर भी हैं राकेश गंगवाल, जिन्होंने संस्थान को अब तक का सबसे बड़ा निजी दान दिया है। और इन्होंने कितना दान दिया है, तो इन्होंने 100 करोड़ रुपए की धनराशि दान में दी है। अब दोस्तों पहले चरण में जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया जाएगा, तो वहां पर जो है कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो शुरू की जाएंगी। तो यहाँ पर कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोथेरेसिक, नेफ्रोलॉजी, सर्जिकल, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और इसके समेत कई सारी जो पाठ्यक्रम हैं उनकी पढ़ाई जो है वहाँ पर शुरू की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, लीवर, किडनी व कैंसर के इलाज के लिए भी कई सारे उपकरण जो है वो विकसित किए जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी कि IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं और इंडिगो एयरलाइंस के को फाउंडर हैं राकेश गंगवाल, जिन्होंने संस्थान को अब तक का सबसे बड़ा निजी दान दिया और 100 करोड़ रुपए का इन्होंने दान दिया। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई बेरोजगारी से संबंधित, और इसके अनुसार ये बताया गया कि मार्च माह में छत्तीसगढ़ जो है ये बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर यानी 0.6% पर पहुंच गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो छत्तीसगढ़ है ये देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। वहीं अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में किस राज्य में है, तो ये है हरियाणा में। और यहाँ पर जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है, तो 26.7% यहाँ पर बेरोजगारी दर है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक बेरोजगारी है, वो है राजस्थान। और तीसरे स्थान पर है जम्मू कश्मीर जहाँ पर 25% और झारखंड जो है ये 14.5% के साथ तीसरे स्थान पर है। यानी दूसरे स्थान पर राजस्थान और जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर है झारखंड। और कुल मिलाकर के अगर देश की बेरोजगारी दर देखी जाए तो कितनी है, तो 7.6% जो है ये देश की बेरोजगारी दर है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बेरोजगारी के मामले में सबसे अधिक जो बेरोजगारी है वो किस राज्य में है, तो वो है हरियाणा में। और सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है, तो वो है छत्तीसगढ़ में। अब दोस्तों 2022 में जो अभी तक कुछ सूचकांक जारी किए गए हैं उनका एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो सूचकांक से पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जो है जारी किया गया, उसके अनुसार भारत किस स्थान पर रहा, तो 85वें स्थान पर भारत रहा। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
2021 में। इसके अलावा सिप्री की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी 2021 के अनुसार, और उसमें यह बताया गया कि सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है, तो वो भारत है। और सबसे अधिक निर्यात वाला देश कौन सा है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी हथियार निर्यातक सबसे अधिक देश कौन रहा, तो ये है अमेरिका। इसके अलावा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी हुई और उसमें भारत किस स्थान पर रहा, तो उसमें भारत 136वें स्थान पर रहा और फिनलैंड उसमें पहले स्थान पर रहा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो जारी किया गया था अभी, उसके अनुसार भारत 83वें स्थान पर था और जो जापान और सिंगापुर है ये पहले स्थान पर था। तो ये कुछ रिपोर्ट हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेना अधिकारियों में से कौन अप्रैल 2022 में थल सेना अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये होंगे अगले थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। सेना के वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले उन्होंने पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में जो मौजूदा सेना प्रमुख हैं जनरल एम नरवणे, ये अप्रैल 2022 के अंत में रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी सेवानिवृत्त ये हो जाएंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए जनरल नरवणे सबसे प्रबल दावेदार हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो थल सेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में जनरल एम नरवणे, ये अप्रैल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और अगले जो थल सेना अध्यक्ष बनेंगे वो कौन बनेंगे, तो मनोज पांडे जो है ये अगले थल सेना अध्यक्ष बनेंगे। और जो जनरल एम नरवणे हैं ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रबल ये दावेदार हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जागरूकता शुभंकर प्रकृति और किस पहल को लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरित पहल को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल 2022 को प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया। प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की भारत के संकल्प की घोषणा की है। दोस्तों हमारा देश जो भारत है ये सालाना लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले 5 सालों में लगभग दोगुना हो गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल 2022 को प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक जागरूकता शुभंकर लॉन्च किया, प्रकृति, और एक पहल शुरू की है, कौन सी, तो हरित पहल जो है शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13 नए जिलों की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में 13 नए जिलों के गठन का ऐलान किया और इसके बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 26 यहां पर जिलों की संख्या हो गई है। रेड्डी ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में नए जिलों के गठन का वादा किया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को नए जिलों के दफ्तर आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिलों का गठन किया, तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो 26 यहाँ पर कुल जिलों की संख्या हो गई। अब दोस्तों जो 13 नए जिले आंध्र प्रदेश में बने हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वो 13 जिले हैं। कौन कौन से हैं, अल्लूरी सीताराम राजू जिला, और ये जो पडेरू है ये क्या है, उस जिले का हेडक्वार्टर है। अन्नामैया जिला, रायचूर ये उसका हेडक्वार्टर है। अनकपली ये उसका हेडक्वार्टर है। बापटला हेडक्वार्टर है। इसी तरह से ये 13 जिले हैं आंध्र प्रदेश के जो कि नए बनाए गए हैं और यहाँ पर ये उनके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। दोस्तों
दो जो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो शिवालिक जीवाश्म उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, और स्ट्रेमोटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर ये सिक्किम में है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखने हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की पहचान हुई? तो शिवालिक जीवाश्म उद्यान। और सिक्किम में कौन सा है? तो स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर की जो खोज की गई है, जो पहचान की गई है, वो सिक्किम से संबंधित है। इन दो स्थलों को शामिल करने से भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। इससे पहले GSI ने भू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में कुछ भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान की थी। तो यहां से आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। और कुल मिलाकर के भारत में अब कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल को। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन को अपनाना संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की उन्नति और सामाजिक और आर्थिक विकास पर खेल के सकारात्मक प्रभाव की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। 2022 की अगर देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है इसकी थीम क्या रही, तो सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान, ये 2022 की विकास और शांति हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को, उसका ये विषय रहा। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक जो पुस्तक है इसका विमोचन किया। इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने इस पुस्तक को लिखा है। ये जो पुस्तक है ये कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लिखा गया है। यानी ये जो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल है ये कुलपति हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के। यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इसके लेखक कौन हैं? तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल इसके लेखक हैं। और हाल ही में जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना पर काम चल रहा है। 2022-2023 के शैक्षणिक सत्र के लिए ये परियोजना केवल एक पारी के सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। स्कूलों द्वारा चुने गए क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निजी अकादमियों, व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना जो है वो शुरू की जा रही है। तो ये दिल्ली में शुरू की जा रही है। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है स्कूल के बाद नृत्य, संगीत, कला, शिल्प और कई सारी जो गतिविधियां हैं वो स्कूलों में जो सरकारी स्कूल होंगे उस राज्य के, वहां पर ये सारी प्रतियोगिताएं जो है वो कराई जाएंगी। दोस्तों दिल्ली से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखने हैं कि भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय जो है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया। और इसके अलावा ध्यान रखना है कि अभी स्विस फर्म जो IQ एयर है इसके द्वारा 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई थी और उसके अनुसार ये बताया गया था कि जो नई दिल्ली है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों ये थे 7 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था।
उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की तहसीलों को मिलाकर के एक नया जिला आंवला बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। उपरोक्त सभी यानी बरेली, बदायूं और रामपुर की तहसीलों को मिलाकर के एक नया जिला बनाया जाएगा आंवला नाम से। और इसका जो आंसर है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है गोंडा, बी है जालौन, सी है श्रावस्ती और डी है बहराइच। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।